we have assembled here today to participate in the discussion on Jammu and Kashmir, the way out. In fact, this meeting was supposed to have taken place in a hall in Srinagar city, but because of the government restriction, we could not hold this meeting there. So that is why this last minute arrangement of holding meeting on Zoom. But that's what the life is all about. We have several friends who have already come, but some more will join us. But let's begin our discussion. May I request Tarigami Saab to initiate the discussion, and he will be followed by Mr. Sudhindra Kulkarni, who is in Srinagar for last few days. Tarigami Saab, please. बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शाह साहब आपको मेरी तरफ से मुबारकबादियाँ। वो इसलिए कि हौसला रखा है आपने, बंदिशों के बावजूद आपने इस अपॉर्चुनिटी को ढंग से इस्तेमाल करने का जो इरादा आज़म उसका इजहार किया, मैं मरहबा करता हूँ। वैसे एक लिहाज से ये नेगेटिव एक्सपीरियंस मेरी नजर में इसका भी और लोगों को देश के लेवल पर जानकारी देना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको खुद अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, ये नहीं कि किसी ने कहा, आप गुजरे इन लम्हात से, देखा आपने कि कश्मीर का क्या हाल है। 2 साल बीत गए जब 5 अगस्त 2019 को तारीख को मोड़ने की कोशिश हुई। वो सब कुछ बिखेर दिया गया जो जम्मू के लोगों को, कश्मीर के, लद्दाख के लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा उनकी जिंदगी संवारने के लिए जरूरी था। बहरहाल आज जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर में खामोशी है और चर्चा है, हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से जिनके हाथ में सरकार की कमान है दिल्ली में, वो चर्चा बार बार कर रहे हैं, ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। कोई एहतिजाज नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई जुबान दराजी नहीं। और आपने खुद देखा कि खामोशी क्यों है। शाह साहब को भी खामोश किया गया यहाँ जम्मू कश्मीर के दायरे के अंदर। कुलकर्णी साहब भी आए कुछ कहने, कुछ सुनने के लिए, जो कि रूह है डेमोक्रेसी की, कि बात तब बनेगी जब कुछ कहा जाएगा, जब कुछ सुना जाएगा। लेकिन कश्मीर अलग ही है। और यही बात मेरी नजर में बहुत जरूरी है कि अगर महाराष्ट्र के लोग समझें, कलकत्ता के लोगों को बताया जाए, मुल्क के आवाम को बताया जाए कि हम शहरी रहे हैं, इस देश के शहरी रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ शहरियों जैसा बर्ताव करने की मांग को भी लेकर हम जबान खोले, वो इजाजत नहीं। बहरहाल मैं सिर्फ यही दोहराऊंगा उन तमाम अपने मुख्तलिफ किस्म के ख्याल रखने वाले लोगों को, इख्तिलाफ राय हो सकता है, अलग अलग आरा हो सकती है, लेकिन एक चीज जो हम सबको अजीज है, जो फ्रीडम स्ट्रगल की देन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसकी जमानत
फराहम की है कि हर शख्स को, हर शहरी को बोलने का अधिकार है, फ्रीडम होनी चाहिए। हर शहरी को सिविल लिबर्टीज, राइट्स मिलने चाहिए, लिबर्टी के राइट्स। हर शहरी को आरा करने का, आरा सुनने का, बात करने का, बात सुनने का हक मिलना चाहिए। ये एक लंबी तहरीक का नतीजा है, जद्दोजहद का नतीजा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। मुझे याद है अभी जून के महीने में G7 का इजलास था, जिसे हम अमीरों का क्लब मानते हैं, जिसे अमीरों का क्लब से जाना जाता है G7 को। उसमें गेस्ट कंट्रीज भी शामिल थी, उनके रहनुमाओं को भी बुलाया गया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और वहां एक डिक्लेरेशन भी, स्टेटमेंट भी इशू हुआ, और उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि आज पूरी दुनिया में तानाशाही का खतरा है, खतरा है, इंसानी हुकूक को पायमाल किया जा रहा है, खतरा है, लिबर्टी और फ्रीडम को कर्टेल किया जा रहा है। दस्तखत किए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी। मेरे प्राइम मिनिस्टर, आप शायद हमारे भी हैं, मेरे भी हैं, और मेरे हिस्से में क्या आया है उस स्टेटमेंट में से, जहां आपने कहा, दुनिया को बताया, वी आर हियर टू डिफेंड द फ्रीडम, वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, वैल्यूज ऑफ ब्रदरहुड, वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे लिए क्या है, मेरे शाह साहब के लिए क्या है? बंद कमरे के अंदर हम गुफ्तगू करें, उसकी इजाजत नहीं। और ऐसा आज तक आजमाया गया है कई बार। दोहराना चाहूंगा कि हुक्मरानों की आदत पड़ी है, खास तौर पर मौजूदा वक्त के कदावर हुक्मरानों को, जो बहुत ज्यादा डंडोरा पीटते हैं अपनी करनी का। उनसे याद दिलाऊंगा, हार्ड लाइन सिक्योरिटी अप्रोच अपनाकर, जोर देकर कहना चाहता हूं, हार्ड लाइन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच, कश्मीर का ताला खुल नहीं सकता। इस अप्रोच से कश्मीर के मसले की जो गुत्थी है, उसको सुलझाने के दरवाजे, दरीचे खुल सकते हैं, जब पैशनेट अप्रोच हो। जब जो अभी कहा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑल पार्टीज मीटिंग में, दिल्ली की दूरियां, दिल की दूरियां कम कर लेंगे, कम करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, 24 जून को इजलास हुआ दिल्ली में, और आज तक एक भी कदम मुझे बताइए, उदोरा कदम मुझे बताइए, एक शहरी होने के नाते मेरा सवाल है, जो उठाया गया हो अहले इक्तदार की तरफ से दिल की दूरियों को कम करने के लिए, दिल्ली की दूरियों को कम करने के लिए। इसके बरक्स मेरे पास फिरिस्त है, जो आप इजाजत दे कभी तो आपके सामने पेश कर लूंगा। तब से और दिल की दूरियां भी बढ़ी है, और दिल्ली का फासला भी कुछ लंबा हुआ है। किसका फायदा? दिल्ली का, श्रीनगर का, जम्मू का, लेह करगिल का? घाटे का सौदा है सबके लिए। माना हमें तकलीफ है, माना आज ऑनलाइन के जरिए हमें एक दूसरे के साथ बात करने की मजबूरी बन गई,
लेकिन तारीख आगे बढ़ती रही है। तारीख ने कई नाजुक मोड़ों को भी पार किया है। ये कश्मीर की तारीख रही है। बदलाव आएगा। ये रवैया हठधर्मी का, जिद का, जबर का, आवाजों को दबाने का, ये रुक जाएगा। इस अनवारंटेड डेविएशन को, डिस्टॉर्शन को रुकना पड़ेगा। और याद दिलाऊंगा, मैं आज अपील कर लूंगा आप सबको, और जो भी सुने, फैज ने कब कहा था, शायद ऐसे ही हालात से गुजरकर, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो जुबान की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। मैं ये कुलकर्णी साहब, आपने अभी एक कुछ लाइनें लिखी है कसूरी साहब के साथ, डान में छपी है। मैं खुशामदीद कहता हूं इस कोशिश का जो लगातार आप कर रहे हैं, आरबी और यहाँ हमारे अपने मुल्क में भी, ताकि तनाव कम हो। मैं इसलिए ये कहूंगा क्योंकि तनाव का बोझ हम पर है। हम पर क्या बीतती है इस तनाव से, वो जम्मू के सांबा में रहने वाले, कठुआ में रहने वाले खजूरिया साहब से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, राजौरी या उड़ी के लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा हुआ, ठीक खैर हुआ, लेकिन इसको सस्टेनेबल बनाना है और इसमें इजाफा करना है कि आमद और रफ्त के दरीचे, छोटे छोटे दरीचे खुल जाए, आना जाना। यहाँ के राइटर्स वहां जाए, वहां के राइटर्स, म्यूजिशियंस, गाना बनाने वाले, बजाने वाले, कुछ बातें कहने वाले यहाँ आ जाए हमारे मुल्क के अंदर। आखिर पर एक गुजारिश कर लूं, वो ये कि जम्मू कश्मीर आर और पार, ये जो लकीर है, उधर भी और इधर भी हमारी बात और ज्यादा जोर से हर सतह पर उठाने की जरूरत है। और वो बात क्या है, वहां भी जमहूरी हुकूक की, इंसानी हुकूक की पायमाली है, और यहाँ हमारे यहाँ भी हुकूक इंसानी को पामाल किया जा रहा है। अब आवाज उठनी चाहिए हर सतह पर, जम्मू कश्मीर के अवाम को उधर भी इधर भी इंसानों की जैसी जिंदगी गुजरने का मौका मिलना चाहिए। और लास्ट पर मैं ये कहूंगा, हमें तोड़ने की बात कही जाए, की जाए, किसी भी एक्सरसाइज के नाम पर, डिलिमिटेशन के नाम पर, दूरियां जम्मू और कश्मीर, जम्मू और श्रीनगर की बढ़े, न जम्मू के लिए ठीक है न श्रीनगर के लिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much indeed, Tariq Ahmed साहब। Sudhindra ji, Mr. Sudhindra Kulkarni, for 5 minutes, please. ओपी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन भी, क्योंकि आपने हार नहीं माना। जो फेस टू फेस फिजिकल मीटिंग होनी थी आज इसी वक्त श्रीनगर में, वो हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी हम आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्र हुए हैं आपके इनिशिएटिव के लिए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। मैं इस बात शुरू करूंगा कि आजकल अफगानिस्तान में जो कुछ बदलाव आ रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है और हमारी सरकार भी कहती है कि द डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन अफगानिस्तान
should be Afghan-led, Afghan-controlled, and Afghan-owned. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अफगानिस्तान के लिए यदि रेलेवेंट है तो कश्मीर के लिए नहीं है? तो कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन है, कश्मीर जो पीस प्रोसेस है, shouldn't this be Kashmiri led, Kashmiri controlled, and Kashmiri owned? Where is the participation of people of Kashmir in bringing democratic and peaceful transformation here? यानी इतना बड़ा कदम लिया गया 5th August 2019. Was it with a consultation in any form with the people of Kashmir, with the representatives of the Kashmir? I mean, is it democratic India? Is it constitution-led India? ये सवाल उठता है. देखिए, तारिक आमिर साहब ने बिल्कुल सही पूछा कि दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी, ये प्रधानमंत्री जी के लफ्ज हैं. But what has he done even after that meeting to reduce this duri and to make it visible to the people of Kashmir? One more thing, this effort to reduce the duri between Srinagar and Delhi, Jammu and Delhi, and also the duri of the hearts, it is not left, it cannot be monopolized only by the government. It cannot be monopolized only by the bureaucrats. The people have to participate, and which is why what O.P. Shah had attempted was a people's participation in reducing this duri, and even this is disallowed. What kind of, there's saying one thing, doing something else? The Prime Minister himself, way back in 2015, had said that there should be a debate on Article 370. Did he really initiate a debate on Article 370? He did not. It was done as if it was some kind of a shock and awe attempt by the government of India. The same Prime Minister said, repeating the words of Atalji, कि हम कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत के रास्ते से हल ढूंढना चाहते हैं. Did he do anything of that sort? The same Prime Minister said, and that too in an Independence Day speech, कि बात गोली से नहीं बोली से. अरे भैया, बोली कहाँ है? तो सवाल इसलिए मैं ओपी शाह साहब, मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूं before I conclude. One, we must now, it is our responsibility, especially the non-Kashmiris participating in this conversation, it is our heightened responsibility to sensitize the non-BJP opposition parties and the civil society as a whole that we are responsible. We have a duty today to ask the questions that the Kashmiris are asking. One, we must mount a big demand on restoration of statehood. We must mount a big demand about a reassurance, a solemn reassurance on no change in demography of Kashmir. And of course, there are other things. So I would suggest that all of us together, we make this appeal to the major non-BJP political parties so that they can raise these issues, ask the Prime Minister, what have you done to reduce the duri? What have you done to restore democracy in Kashmir? Last point, as again Tariq Amir Saab said, the issue of Kashmir is inseparably linked to normalization of relations with Pakistan. And which is why, along with Khurshid Mahmood Kasuri Saab, I have co-authored an article in Dawn day before yesterday. Kashmir is indeed the core issue between India and Pakistan. It has to be resolved together in a humane, democratic, peaceful manner.
And this is the stand that we are, all of us should take unitedly. Thank you very much. And thanks once again. And congratulations once again, Shah Saab. Thank you, Kulkarni Saab. Muzaffar Shah Saab. जी आदाब आदाब। सब मेरी तरफ से। आज मैं कश्मीर में नहीं हूँ, कुलकर्णी साहब पहुंच गए वहां पे, मैं दिल्ली में हूँ। इंशाल्लाह कल इनसे मुलाकात होगी मेरी जरूर। थैंक यू शाह साहब। मैं इतना ही कहूँगा कि आपने ये इनिशिएटिव नहीं छोड़ा और बराबर 3:30 बजे आपने इसको प्रोग्राम को किया, जैसे सुरेंद्र जी ने कहा, तारिक अमीन साहब ने भी कहा। जैसा आप जानते हैं कि ये बार बार जो ये बात उठ रही है, जैसे तारिक अमीन साहब बताए थे कि वो एहतिजाज चाह रहे हैं और वो पथराव चाह रहे हैं, मगर शुक्र है अल्लाह का, भगवान का, मौला का, कि हमने ये मौका नहीं दिया। आज की सरकार को 5 अगस्त से बराबर आज तक हमने न पथराव का मौका दिया है, न एहतिजाज का मौका दिया है, क्योंकि वो क्रैकडाउन करना चाह रहे थे 5 अगस्त को ही। They wanted bloodshed and they wanted to give it a anti-national color and a communal color, and people of Kashmir listened to sane advice and they stayed home, though we were all arrested, and thank God the information percolated down and nothing happened and nothing will happen. There will be no pathrav, there will be no ehtijaj, and constitutionally, legally, we will get back 370 and 35A. That is point number 1. Point number 2, जो हमारे कुलकर्णी जी ने अभी कहा और उन्होंने कसूरी साहब के साथ जो ज्वाइंट एक आर्टिकल दिया है, उसको मैंने भी पढ़ा और बहुत ही एक अच्छी एक पहलकदमी है इनकी, और इनमें हम लोग इनके साथ शाना बशाना शामिल हैं कि we have to get Jammu and Kashmir out of this mess on both sides of the line of control. It is our job. All the 5 regions of the state, Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad, they are looking for a just and a peaceful solution, for a peaceful coexistence between India, Pakistan and the people of Jammu and Kashmir on both sides of the line of control. इसमें जो हमको कोशिश की जा रही है to break us into regions, to break us on religious grounds, उस मैटर को हर किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, मेरे गुजर बकरवाल भाई जो भी हैं, उन सबको इसका मुकाबला करके we have to maintain that secular fabric of this country at any cost. और आज आप सब लोगों ने यहां देखा, जैसा अभी सजेशन आई है कि that the rest of the country, civil society, political opposition, उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअली हालात क्या हैं। आपको बात नहीं करने दी जा रही है। एक सीनियर आदमी जो एक सिविल सोसाइटी को इकट्ठा कर रहा है, पॉलिटिशियंस को इकट्ठा कर रहा है, और मैंने बार बार ओपी शाह साहब से बात की इस प्रोग्राम के पहले भी, उनसे इस्ता की थी कि बीजेपी वालों को भी बुलाइए आप इस प्रोग्राम में, सबको बुलाइए इस प्रोग्राम में, लेट अस टॉक फ्रीली एंड फ्रैंकली। और एक पुलिस का एक ऑफिसर इनके पास जाता है और उनको कहता है कि आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं और आप स्टेट छोड़ दीजिए, यू प्लीज गो आउट फ्रॉम हियर। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर। आई विश देयर वाज समबडी फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन दिस कॉन्फ्रेंस। वी वुड हैव आस्क्ड हिम, बताइए क्या इसी चीज से दिल्ली की दूरी और कश्मीर की दूरी दूर हो सकती है कि आप हमको बात भी नहीं करने दे रहे? आफ्टर ऑल वी आर सिटीजंस ऑफ अ फ्री इंडिया, citizens of a secular India, a democratic country. But यहां पे लग रहा है कि democracy stops right at Lakhanpur. It does not cross Lakhanpur. ये इंतहाई एक शर्मनाक एक वाक़ा जो पेश हुआ है इस कॉन्फ्रेंस को रोकने का और शाह साहब को ये एक्सरसाइज नहीं करने देने का। It speaks miles of what is the situation in Kashmir today.
Kashmir can be quiet. Yes, it is quiet, but it is not normal at all. वहां के लोग इस वक्त बेचारे, we have started a very terrible thing has started in Kashmir. Suicides by youngsters, by young girls, boys. ये सिचुएशन है वहां की. आप कहते हैं मैंने डेवलपमेंट की, मैंने 5000 प्रोजेक्ट शुरू किए. There is a World Bank report just now that has come out just 3 days ago. By what happened to the 1500 crores that we have given you for these various projects that they have been identified, and the work has not been, it is not satisfactory at all. So ये जुमलाबाजी कब तक ये लोग करेंगे? पुलिस के राज से जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं. No, not done. और जो सजेशन है इस फोरम से जो उठेंगी, हम उसके साथ, सारी पीएचडी उसके साथ खड़ी है कि it has to reach to the rest of the country that what is happening here. We have to have these kinds of seminars and interactions at all major cities in this country. I would really suggest to people like Kulkarni ji that please sir, we will be with you. Kindly let us talk to our worst enemy politically and sit with them and talk to him face to face that look, this is what Kashmir was, this is what it is, these were my constitutional guarantees given by the forefathers of modern India. This is what you have done on 5th August, and you have to settle it back, otherwise Jammu and Kashmir is not going to remain what it is. As simple as that. I am with you, sir. I am with Shah Saab, and we are there from the PhD. I can tell you as a member, an executive member like Amar Tarigami Saab is there. I am there. We are there. We are going to be there throughout the country, and let us start this process. It is time that we start this process. Thank you very much, sir. Thank you very much indeed. Thank you very much, Muzaffar Shah, sir. Mr. Khajuria from Jammu, brief comments, please. ID Khajuria Saab, Jammu se. हाँ शाह साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. शाह साहब आपको इस बात की मुबारक है कि आपने ये सेमिनार कर दिया, चाहे वेबिनार की शक्ल में हो गया या ऐसे होना था. ये तो सरकार की नाकामी और सरकार की ये किस्म की कमजोरी है कि वो आज भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ऑनर नहीं कर रही है. जब हम इंडिया में कभी किसी से बात करते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता तो वो हैरान होते हैं, लेकिन अब आप सबने आपने आकर देख लिया कि ये बोलने नहीं देंगे अभी. तो अभी हमें जम्मू कश्मीर को इकट्ठा करना को तो दूर, अभी हम 10 आदमी 20 आदमी बैठने के काबिल नहीं बन पा रहे. ये इस हुकूमत की, इस सिस्टम की देन है कि वो जो बातें करते हैं उसके उल्ट होता है. अगर वो कहते हैं कि दिल की दूरी है तो समझ लो दिल अब दूर हो रहे हैं. अगर हम कहेंगे वो कहेंगे अगर अच्छे दिन है तो समझ लो अच्छे दिन जाने वाले हैं. तो इसलिए जो आपने टॉपिक रखा कि बे आउट, ये बे आउट हमारा तो लगातार 47 से लेकर हम ढूंढ रहे हैं, और अभी ढूंढते ढूंढते हम अब 2021 में पहुंच गए हैं. और इसके रास्ते में हमें क्या क्या देखना पड़ा और क्या क्या हो रहा है. और 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ वो एक अनोखा तजर्बा किया गया कि हमारी पहचान को खत्म किया गया और हमारी रियासत जो थी प्रिंसली स्टेट, उसका पूरा जो डेमोग्राफी थी उसको बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया. अब जम्मू में और कश्मीर में हम 2 हिस्से हैं जो इस रियासत के अभी लद्दाख को छोड़कर जिसको अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसको भी बांटने की पूरी कोशिश की जा रही है. जब जम्मू में ये प्रचार किया जाएगा कि इसको अलग स्टेट दी जाए, अब दफ्तर अलग अलग हो रहे हैं, दरबार मूव को बंद कर दिया जा रहा है, अब हमारी कैपिटल कौन सी होगी, हजारों सवाल पैदा कर दिए, शक डाउट्स पैदा हो रहे हैं. और उससे ये हो रहा है कि जो कम्युनलिज्म को लेकर चलने वाले लोग हैं, जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, जो समाज को इकट्ठा नहीं होने देने वाले लोग हैं, वो इसका पूरा फायदा ले रहे हैं. इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारे देश में या दुनिया में जो हमारा माहौल बन रहा है
जम्मू कश्मीर को हमेशा एक लैबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया गया। जब भी किसी दाएं वाले देश को चाहिए या बाएं वाले देश को, जब भी उनको अपने चुनाव की प्रक्रिया को हासिल करना है तो जम्मू कश्मीर में टेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमारी जो डिमांड है, वे आउट हमारा जो है, हमारे लिए जो हल निकल सकता है वो यही है कि पॉलिटिक्स ऑफ पीस, अमन की राजनीति को अपनाया जाए और जो कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंस है, जो कुदरत का एक नियम है जिसमें अलग अलग फूल मल्टी प्लूरलिज्म है, वो हमें रहने दिया जाए, हमें मत बांटा जाए। और इस रियासत का जो गुलदस्ता है उसको इकट्ठा करने का एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिवीजन की लाइन है और जो हमारा बैंकर कल्चर बनाया गया है, हमारे अब रोज ड्रोन उड़ने जा रहे हैं। अगर कश्मीर में एक किस्म का मुंह बंद है तो जम्मू में रोज 2 या 4 ड्रोन आ रहे हैं और ये कोई नहीं बताता कि जो ड्रोन आ कहां से रहे हैं, ये पार से आ रहे हैं या इस तरफ से आ रहे हैं। कभी 10 दिन के बाद कह देते हैं कि ये बंदूकें नीचे फेंक रहे हैं, ये दूसरा कोई पाउडर नीचे फेंक रहे हैं जिससे बम बनते हैं। ऐसी हालत में इतना झूठ जब हो तो वहां रहना कितना मुश्किल है, आवाज भी बंद, चलना भी बंद। इसलिए हम डिमांड करते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की जनता से, आप तो हमेशा इनिशिएटिव लेते हो और आप दिलेरी से लेते हो, किसी से डरते भी नहीं हो। 92 से लेकर जहां पर काम, हम और भी हिंदुस्तानी जनता से ये अपील करेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर को अगर आप अपना समझते हैं, इस जमीन को मत समझो, जहां के लोगों को अपना समझो। जहां जो लोग रहते हैं वो इंसान हैं। जमीनें तो आप बांट देंगे, जहां पर इंडस्ट्री भी लगा लेंगे, होटल भी बना लेंगे, लेकिन जब तक लोग ही नहीं आप रहने दोगे तो उसका क्या फायदा होगा। इसलिए जनता के हक में यही एक रास्ता निकलता है कि आप दोनों देश मिलकर बातचीत का रास्ता शुरू करें और जो नया इम्तिहान हो रहा है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, या रूस है, या चाइना है, या अमेरिका है, जो नए क्वाड बन रहे हैं या सी पैक बन रहे हैं, उनके रस्तों में हमें ना फंसाया जाए और दोनों देश बैठकर जम्मू कश्मीर के लोगों को वो जो हक है हमारा वो दिया जाए और ताकि हम दोनों देशों में एक पीस का पुल बने, ब्रिज बने और सदा के लिए ये लड़ाई बंद हो जाए, सदा के लिए ये बमबारी बंद हो जाए और हमें बैंकरों में नहीं रहना पड़े, हम अपने अपने घरों में रहें और पढ़े बच्चे और नई सभ्यता का लेकर आगे बढ़े। यही आज एक वे आउट निकल सकता है आज की कॉन्फ्रंटेशन को खत्म करने के लिए और कम्युनल नफरत और सांप्रदायिक नफरत को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है कि अमन का और कोएग्जिस्टेंस का, इंटरडिपेंडेंस का, उसको अपनाया जाए। ये रास्ता हमें आगे ले जाएगा और हिंदुस्तान की जनता के हक में भी जाएगा, पाकिस्तान की जनता के हक में भी जाएगा और ये तरक्की भी करेंगे। साउथ एशिया में बहुत बड़ी मार्केट बन जाएंगे। ये मुकाबले करेंगे, मुकाबले दूसरे मत करो, मुकाबले इकोनॉमिक करो और लोगों को रोजगार दो, पढ़ाई दो और सब कुछ दो। और हमें भी जम्मू कश्मीर को सब कुछ मिलना चाहिए। तभी है कि हमारा मुंह बंद न किया जाए, हमारे ओंठ मत सिए जाए, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाए बोलने के भी और काम करने के भी। धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you very much. Professor, former professor of Jammu Kashmir University, please offer your comments. हेलो शाह साहब, आप मुझसे Yes, कहते please. हैं शाह साहब, आई एम ग्रेटफुल इफ यू आर एड्रेसिंग मी, यू वांट मी टू से समथिंग. Yeah, please. Yes. But actually, let me, I'm very honest. I honestly want to say that I don't want to say anything because I know there is saying something would be of no use at all. I don't think we have a context in which our voice makes a difference. If you cannot have meetings, if you cannot speak from Delhi, how can an ordinary voice in Kashmir make a difference in the given context? It's a very, we are all mostly privileged ones here. I know what is the suffering of the common person. What was done on 5th of August, 2019
was done in the name of bringing peace, bringing bringing development, giving hope to common person. I think nothing of that sort has happened. It's complete disappointment for everybody here. So I don't know what should we say, what should we hope if you are not allowed to have a meeting. Such a respectable person coming from all the way from Calcutta with such credentials of peace building. So if you are not, if you cannot hold a meeting of few people in Srinagar, so what would we, it's a very complete disappointment for common person here. And that's why it's a despondence, it is complete, it's complete withdrawal. I don't know how it is going to result into. It's more a challenge to people who come from outside. I think Kulkarni Saab has rightly said, it's a greater challenge for you people, not for us, because we can't make a difference. We have been completely sidelined. We have been completely marginalized. We are being constantly marginalized. So I don't know what dangerous situation are they creating here. So I think I don't think we have to say something. We are going to make a difference here. Either and as the Muzaffar Shah Sahab has said, that people are wisely operating and they are not agitating in a manner that would be suicidal for them. So I don't know what should happen. It's been a big kind of, it's been it's for common Kashmiri or for people of Jammu and Kashmir. It has been a big betrayal, and it's a continuous betrayal happening of the trust that they had put in remaining together within state and in relation to the country. So whatever terms and conditions that were there. So we have been completely sidelined. We have been completely ignored. We have been completely marginalized. We are constantly issues. Nothing, there's no hope around here. So in this kind of situation, I don't think common person here has something to expect. So that's why it's a greater challenge to people from outside Kashmir. They should look into this, what they can do from outside. I think it's going to be otherwise a very dangerous situation here. I would like to stop here. Thank you, Professor. Professor Salim, engineer from Delhi, please offer your comments. Engineers up. Please unmute yourself. Please unmute. Engineer साहब, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है. Please unmute. Oh, sorry. शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और I am also in the similar position. I have not much to say, but I think we should not be disappointed and we should keep on trying. At least we should keep on talking and discussing, and if possible, these things should somehow reach to the government, our feelings and our suggestions, what are coming in these discussions. But what I suppose that the problems can never be solved either by force nor by cunningness or conspiracies, but they can only be solved with open heart and open mind and respecting the rights of every citizen, and of course on the basis of principles of justice, then only it is possible. But if we try to sort out problems or just crush the problems, not solve the problems by using force or by using cunningness or by using conspiracies or different kind of cunning diplomacies. So I think, but we should always keep on trying. And we should at least keep on discussing. I should congratulate Shah Saab that he is
carrying out this issue very patiently and courageously, and at least we are able to discuss and share our feelings amongst ourselves. But what I can say that not only Jammu and Kashmir, but I think the whole India is going towards a way where we are weakening our democracy, democratic values, constitutional values, and in fact, we are trying to damage the very foundations of India. So thank you very much, Shah Sahab. I would like to listen more to our senior colleagues, especially from Jammu and Kashmir, and of course, the other intellectual and experienced persons. Thank you so much. Thank you. Professor Muju from Srinagar, from Jammu, and today in Mumbai. Professor Muju. Please unmute yourself. आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. अगस्त 53 में ये सरा शुरू हुआ था. वो हमने देखा कि अगस्त 53 में क्या हो गया. फिर 7 साल के बाद 2019 में फिर वही रिपीट हो गया इन डिफरेंट फॉर्म. और मैंने उस वक्त भी लिखा इसमें है कि ये जो आप बाद में जब मैं श्रीनगर गया था उसके बाद, और वहाँ एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस मैंने देखी, और मैंने लिख भी दिया अपने पेपर में. स्ट्रेटेजिक साइलेंस है जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म किया है, ये एक कानूनी तरीका नहीं था, जोर जबरदस्ती किया था. इसके नतीजे बहुत खराब होंगे, और नतीजे आज तक भी वो वहाँ पर वो कोई मीटिंग नहीं करा सकते हैं, लोगों को मिलने की इजाजत नहीं है. अभी वो वहाँ बैठा हुआ है जो पहले था. अब कौन सी डेमोक्रेसी है वही बोल सकते हैं. बेसिक हमारे ये इश्यूज हैं जो दो हैं, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हैं. और एक्चुअली जो एक्सटर्नल हमारा है विद पाकिस्तान, तो उसके साथ बैठ के बात तो करनी पड़ेगी एक न एक दिन. यू कैन अवॉइड इट बिकॉज लीगली इलीगल जो भी उनके पास हमारा पोर्शन है, बात करनी है, और पीओ के बारे में करनी है, क्या करना है, लाइन के बारे में बात तो करनी है. वो है टॉक विद पाकिस्तान. सो दैट बात. और क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम जो यहाँ पर होते हैं, इसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कुछ एलिमेंट्स. जो कश्मीर का मसला है, नाजायज फायदा उठा के यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है. फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारे, वी आर नॉट हैंडलिंग दिस प्रॉपर इन कश्मीर. वो जो आप इस वक्त आप कुछ ले जा रहे हैं, वो भी कुछ हेल्दी नहीं है. इससे दूरियां बढ़ रही है, जो गवर्नमेंट ने खुद भी एक्सेप्ट किया है. दिल की दूरी है, और ये क्या है, दिल्ली की दूरी. दैट मीन उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है कि 370 को हटाना हमारे लिए एक गलत कदम था, ठीक तरीके से हमने नहीं किया है. इससे दिल की दूरी बढ़ गई है और दिल्ली की दूरी भी बढ़ गई है. सो नेक्स्ट अगर एक्चुअली रियलाइज किया है, लेकिन आई डोंट थिंक दे हैव रियलाइज कंप्लीटली कि हमने गलती कोई किया, कुछ ठीक करना है. अगर होता तो वो सिविल सोसाइटी को आगे आने देते, उनका सपोर्ट लेते, देखते वो कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं. आफ्टर ऑल वी लिव इन ए नेशन, हम एक कंट्री में रह रहे हैं, हर एक को पूरा रहने का हक है, पूरे आजादी से रहने का हक है. और इश्यूज जो हैं कश्मीर के बहुत से हैं. I belong to migrant community. मैं कश्मीर का माइग्रेंट हूँ. My father was killed. I had to leave कश्मीर. वो भी एक इशू है इस वक्त जो इंटरली सॉल्व करना है. उसके लिए भी कुछ खास हो नहीं रहा है, वो भी नाराज हैं. जम्मू वाले भी नाराज हैं, वो भी रो रहे हैं क्या हुआ, जो वो कहीं वो स्टेट छोड़ दे दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. उसका नतीजा क्या होगा तो ये तो वही जान सकते हैं. और इसे कहीं भी कोई भी सेक्शन खुश नहीं जो ये कर रहे हैं. सो इनफैक्ट इसलिए से दोनों गवर्नमेंट लेवल पर भी, पॉलिटिकल लेवल पर भी और सिविल सोसाइटी लेवल पर ही, एवरीबॉडी हैज टू वर्क फॉर सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इंटरनल प्रॉब्लम प्लस एक्सटर्नल प्रॉब्लम. और जैसे कुलकर्णी साहब ने कह दिया है, एक्चुअली वो है एजुकेटेड कॉमन मैन इन इंडिया, उनको पता नहीं है क्या है. वो आ गए वहां से टूरिस्ट बन के बुलवार रोड पर घूमे, शाम को इंटरव्यू दे दिया, सब कुछ यहाँ अच्छा है. बट व्हाट अबाउट डाउन टाउन, गाँव में क्या हो रहा है, काम शहरी के दिल में क्या है, वो जानने की कोशिश कर लीजिए. सिर्फ गुलमर्ग को पहलगामी कश्मीर नहीं है, न बुलवार रोड ही कश्मीर है. कश्मीर काफी बड़ा है, ना रुगदास बाजार ही जम्मू है, और बड़ा है. इसलिए यू हैव टू टेक द कॉमन मैन ऑन द रोड साइड विद कॉन्फिडेंस कि उसने क्या सफर किया है. एंड एवरीबॉडी, सब कोई हैप्पी नहीं है. जम्मू में भी लोग हैं जो खुश नहीं है, कश्मीर को तो खुश है ही नहीं. सो दे हैड एक्सेप्टेड कुछ गलती हो गई है, और बड़ी सीरियस गलती हो गई है.
और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन टू एनीबॉडी, किसी को सुनने के लिए। एक मेजॉरिटी का जो हो गया चाहे पार्लियामेंट में हमारे 300 सीटें आ गई है, जो भी सीटें हैं हमारे, वो कैन बी ऐसे मिसयूज ऑफ पावर, दैट्स सिंपल थिंग। और उसको नाजायज तौर से इस्तेमाल करके वो एक कॉमन मैन को सफर कर रहे हैं, और उसमें विक्टिम जो है कश्मीर के लोग तो हैं ही। अब और डायमेंशन बढ़ रहा है, अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस बाहर जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, तालिबान का क्या असर होगा हमारे ऊपर, वो भी देखा, इग्नोर दैट पार्ट आल्सो, क्योंकि वी आर अवे फ्रॉम दैट। और पाकिस्तान के अरबिया तालिबान के साथ क्या होगा इस वक्त। अच्छा, कल ही हुआ, तालिबान और चाइना वाले भी मीट गए आपस में, और तालिबान वाले कहते हैं चाइना इज अ फ्रेंड। उस सारे इम्पैक्ट हमें देख लो, सारे का पड़ेगा कश्मीर पर, बिकॉज इट इज देयर। सो दो द गवर्नमेंट हैज, इंडिया हैज टेक दैट इन द कंसिडरेशन कि सारे का इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। और इन दिस रेस्पेक्ट a common citizen of India who is kept ignored about all these, उसको सिर्फ गवर्नमेंट की प्रोपेगेंडा मिल रही है और अपोजिशन से कोई उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है। सो द अपोजिशन पार्टी हैव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिर्फ पार्लियामेंट के लिए, इस इशू के लिए भी। लेट देम एजुकेट पीपल कि एक्चुअली कश्मीर क्या हुआ है। मैंने खुद पेपर में लिख दिया था, ओनली 35A को थोड़ी अमेंडमेंट करनी थी कि जो सेक्शन वहां पर सफर कर रहे थे, वो फील करते हमें कुछ मिल नहीं रहा, उनको मिलता। बाकी देयर नो नीड टू टच 370। और ये मुझे बता दें, 370 हटाने के बाद उन्होंने जो वहां पर रिजेक्ट किया, क्या वो 370 के हटाने के बगैर नहीं कर सकते थे वहां पर? वो कुड नॉट दे इंप्लीमेंट ऑल दोस प्रोविजंस विदाउट मीनिंग 370। और 370 53 में के बाद जो इंडियन काउंसिल भी आ गया, ये जो है AG आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, लेबर लॉज आ गए। उस वक्त हल्ला गुला तो हुआ नहीं ना, उस वक्त हमें 40,000 फौज बुलानी पड़ी, ना कोई कर्फ्यू करने पड़े, ना कुछ करना पड़ा, उस वक्त भी हो गया सारी। और 370 में रहा क्या था, ये भी एक देखने की बात है। उसमें फैसला मुस्तफा साहब ने बड़ा अच्छा कह दिया कि सब खोखला हो गया था, ये डोंग था। अब ये अब क्यों किया, क्या किया, कुछ समझ नहीं आता है, इसमें रखा क्या था। अब इन्होंने कर दिया, अब उसका इम्पैक्ट जो है वो देख लीजिए कि हम वहां बाहर नहीं निकल सकते हैं, कश्मीर कोई पीस नहीं है, मीटिंग नहीं कर सकते, किसी मिल नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। और आगे क्या होगा आप वही जाने जो इसको अब हैंडल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you very much. Professor Wani, please. Professor Wani. Professor GM Wani. I see him around. MM Ansari Sahab. MM Ansari, former interlocutor. Ansari Sahab. Thank you very much, Shah Sahab. Am I audible? Please, yes, you are audible. Thank you very much. No, I was not here to speak anything, but recently, I must confess, I heard a lot of people talking about Kashmir and saying there are a good amount of development taking place. जब हमने वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सुना और कई मीडिया रिपोर्ट्स भी, इस तरह की लोगों के आर्टिकल्स भी मैंने पढ़ी, तो फिर हमने, जब आपने आज सुबह मुझे मैसेज किया तो हमने कहा कि आई मस्ट लिसन टू फ्रेंड्स एंड सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। एक तरफ तो ये प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, एंड देन द पीस हैज बीन रिस्टोर्ड एंड थिंग्स आर मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। एट द सेम टाइम जो आज मैं बहुत सारे साथियों को सुन रहा हूँ आपके जरिए, तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ तो वो जो पीस जिसकी बात हो रही है वो बड़ी डिसेप्टिव है, और डेवलपमेंट नाम की तो खैर क्या चीज़ है। जैसा शाह साहब ने या और दोस्तों ने बताया कि वर्ल्ड बैंक वगैरह की रिपोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट ने तो ज़रूर ये कहा कि वहाँ पे काफ़ी पैसे लोकेट हुए हैं, लेकिन उनका यूज़ वहाँ कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, उसके आउटकम्स क्या हैं, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन मैं ये, चूँकि आपने मौका दिया है तो मैं आज कहना चाहूँगा कि हम जो है वो रियली आई फील that the India is probably the only country which has not defined its own borders. अगर आप देखें LOC और LAC तो ये they are the wide range of international borders, या कहिए कि वो imaginary lines हैं जो आज तक हम लोगों ने इसको डिफाइन नहीं किया, इसको फाइनलाइज नहीं किया। तो अब जाहिर है कि ऐसी सिचुएशन में इंसर्जेंसी और इन्फिल्ट्रेशन वगैरह तो होता ही रहेगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पीस एंड डेवलपमेंट पे इसका काफ़ी उल्टा असर होगा।
तो मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि ये जो हमारे लॉन्ग इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हो सकते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जो दोनों ही नेबर्स हैं, somehow or other they have from time to time been behaving in an unfriendly way, तो ये तो एक रिजॉल्व होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगी इंटरनेशनल बॉर्डर्स, शायद पीस जो है वो दैट विल बी द कैजुअलिटी एट ऑल द टाइम्स। एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज नाउ assumed the presidency of United Nations Security Council. Now this is the opportunity for India to either make sure that the UN resolutions on Kashmir are either implemented or they are modified in a manner that helps in resolution of the dispute that we have either with Pakistan or with China. मैं समझता हूँ कि इस बात पे आप सब एक सहमत जताएं और इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की तरफ इशारा करें कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नाउ इंडिया इज चेयरिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और हम आज भी उन रिजोल्यूशंस के दबाव में हैं, और आज भी एलओसी की दोनों तरफ जो है यूएन ऑब्जर्वर्स भी बैठे हुए हैं और ये देखने के लिए कि एलओसी का किसी भी तरह से वायलेशन ना हो। तो ये एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। और एक हमसे पहले साथी ने इस बात का जिक्र किया कि तालिबान और चाइना एक तरफ हाथ मिला रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तालिबान से, और तालिबान इज नाउ कैप्चरिंग द पावर। तो जाहिर है कि इसका असर हमारे पूरे इस खित्ते पे तो पड़ना ही है वन वे और द अदर। हालांकि तालिबान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे उस समय जब ये 2000 के आसपास जब वो पावर में थे। शायद गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इस दफ़ा भी तालिबान के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस हों, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि तालिबान के साथ इस वक्त पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, तो शायद वो स्ट्रेटजी जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित नहीं होगी। तो मैं इस बात पे फिर बाद में इसी पे आऊँगा कि आज से ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम यूनाइटेड नेशन की प्रेसिडेंसी एज्यूम कर लिया है, उसकी चेयर हम कर रहे हैं इतनी कंट्रीज को, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और यूएन रिजोल्यूशन का एक हमेशा हमारे ऊपर दबाव रहा है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट माना जाता रहा है, तो या तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें एज इट इज़, या उसको किसी भी तरह से अगर मॉडिफाई करके हम अपने हालात को सुधार लें, अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हम फाइनलाइज कर लें, तो ताकि हमें अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात और रिलेशन सुधारने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी और आइंदा भी हम ये सुलझा सकते हैं। वैसे जो आज सिचुएशन है, हम इसके बिना भी अपने इंटरनेशनल जो बॉर्डर से फाइनलाइज कर सकते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर इश्यूज थे वो इसी तरह के थे, वो इनक्लेव्स थे, वो अनडिफाइंड थे कि वो आइदर बांग्लादेश में हैं या इंडिया के साथ हैं। उसकी बड़ी 10 सालों तक मेहनत हुई, और जब हमारे मोदी सरकार की बनी तो मोदी साहब ने खुद उस एग्रीमेंट पे साइन किया और काफ़ी इनक्लेव्स को एक्सचेंज करके हमने वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हमने फाइनलाइज किया। तो एक हमने गिव एंड टेक अप्रोच अडॉप्ट की, और उसमें हमने इंडिया ने जो ज़्यादा इनक्लेव्स दिए वो ज़्यादा लोगों को दिए और ज़्यादा वहाँ के लोगों के से उनकी मंशा भी जानी और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उसको रिजॉल्व किया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि वो जो स्ट्रेटजी हमने पहले अडॉप्ट की है बांग्लादेश के साथ, वो हम पाकिस्तान और चाइना के साथ भी कर सकते हैं। और आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इतने लॉन्ग अनडिफाइंड बॉर्डर्स को हम फाइनलाइज करें। और आज जब इंडिया UNSC की जब प्रेसिडेंसी जो एज्यूम किया है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है जो अब तक कभी नहीं रहा। तो अब ये देखना है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, जो पॉलिटिकल विल है, कहाँ तक हमें गाइड करती है कि हम अपने एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। वरना हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी बॉर्डर्स की इश्यूज तो अपनी जगह है, और हमारी इंटरनल जो सिचुएशन जो ख़राब हुई है, चाहे वो कोरोना की वजह से है, वो इकोनॉमी की वजह से है, या और जो हमारे किसान और जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से है, वो काफ़ी हम पे हावी होने वाली हैं। तो हम दोनों इन इश्यूज के साथ, इंटरनल प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के साथ
हमें आगे चलने में बड़ी दुश्वारी होगी। तो मैं बार बार आज यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो इंडिया ने यूएनएससी की जो चेयर एज्यूम किया है वो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसका फायदा उठाते हुए हमें अपने बॉर्डर्स को फाइनलाइज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much indeed. We have a young activist, Sajad Noorabadi. Sajad, are you there? Sajad? We can't. Sajad Noorabadi. Is Mirwais of North Kashmir around? Mirwais of North Kashmir. Yeah, please offer your comments. ओके आपको पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी दूरियां बढ़ गई हैं कि नजदीकी आ गई है। जो आर्टिकल 370 हटाया गया, वो आर्टिकल जब हटाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, वो गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर इंसानी इकदाम था। उस इकदाम से हमारी दूरियां बढ़ गई हैं, नजदीकियां नहीं आई हैं। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये कहा है कि ये मीटिंग फेस टू फेस होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई क्योंकि हालात ऐसे हैं, यहाँ जुबानबंदी है, यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए आप जैसे लोगों को मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये मीटिंग करनी पड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए थी। अगर इंसानियत के दायरे में रहकर, अगर हम खुदा परस्त बनकर इस दुनिया में रहना चाहते हैं, तो इंसानियत के दायरे में रहकर हम दूरियां ख़त्म कर सकते थे, मगर हमने वो की नहीं, बल्कि आर्टिकल 37 हटाकर 35 कैपिटल ए हटाकर हमने दिल और दिल्ली की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अगर इतना था, ये दूरियां इतनी थी, अब ये इतनी बढ़ गई हैं। इसे समझने की ज़रूरत है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। जो दुनिया में जियोपॉलिटिक्स अब आने वाली है या में आ चुकी है, उसमें किस तरह हम एडजस्ट हो सकते हैं, उस पर सोचना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में हमारी पोजीशन क्या होगी और हम किस तरह आगे चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ओपी शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह की मीटिंग्स और होनी चाहिए। ये एक ही नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए। और आगे चलकर हमारे जितने भी ख्यालात हैं, जितने भी दिल की दूरियां हो चुकी है, वो नजदीकी आ जाएं और अपने ख्यालात एक दूसरे से शेयर करें। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त कश्मीर में सूरत हाल है या पूरे इंडिया में सूरत हाल है इनकी हुकूमत की वजह से, वो ये है, ये चाहते हैं कि डंडों और बंदूकों की वजह से हम इन पर सवार हो जाएं, मगर वो दिल नहीं जीत सकते डंडों और बंदूकों की वजह से, बल्कि चाहिए ये कि दिल जीत जाए। आप देखिए, दिल जीतने से, अगर ओपी शाह साहब आज हमें बुला रहे हैं, दिल से बुला रहे हैं, और हम जा रहे हैं ओपी शाह साहब से बात कर रहे हैं या अपनी ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, दिल से रख रहे हैं, हमें ये चाहिए, दिल की दूरी खत्म करनी चाहिए। डंडों और बंदूकों की वजह से खामोशी यहाँ जो छाई हुई है, ये समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी है। मैं समझता हूँ ये इनकी कामयाबी नहीं है, बल्कि इनकी नाकामी है। बल्कि इनको चाहिए ऐसे इकदाम करें जिससे कश्मीरियों के दिल इनसे जुड़ जाएं और ये दूरियां जो हैं, दिलों की दूरियां खत्म हो जाएं। और आज के इस माहौल में मैं समझता हूं कि हमें बैठे थे, तो एक इनके फोन पर डाउनलोड कर रहे थे जूम और वीडियो, तो उसको टेस्ट कर रहा था मैं, तो फिर जो नाम आए तो मैंने उसको कर दिया ऑन। खजूरिया साहब, पाल जी ठीक हो साहब, प्लीज। हाँ बोलिए।
हाँ, मैं कहना चाहता हूँ आज की इस दुनिया में जब अमेरिका तालिबान से बातचीत करे तो हिंदुस्तान को कश्मीर से बातचीत करने में क्या मुजाहिका है, क्या आड़े आ रहा है। आप देखिए अफगानिस्तान का मसला हल होने जा रहा है, वहां जो बैटलफील्ड था वो खाली होने जा रहा है, फिर बैटलफील्ड क्या होता है, हम के कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये दिल्ली को समझना होगा, इसके लिए होगा। और ये कश्मीर का मामला जो है इनको मिल बैठकर हमें इंसानियत के दायरे में रहकर और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा खुदा एक है, हमारा अल्लाह एक है, उसके अयाल हैं इस दुनिया में, हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करके इस दुनिया में जीना है और जियोपॉलिटिक्स में अपने मुकाम हासिल करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। खजूरिया साहब फोन पे बात ना करिए, आपकी आवाज दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है। जी जी आपको जी कुछ जी। और कहना है तो पहले बोल दीजिए। हाँ, प्लीज इफ यू विश टू स्पीक एनीथिंग मोर प्लीज स्पीक। Is there any other friend who would like to offer his comment? एक कमेंट और मैं करना चाहता हूँ शाह साहब। हाँ, इजाजत हो तो बोल दूं? हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, वो ये है कि जब कौम में डिसिप्लिन हो तो वो कौम तरक्की करती है, जब डिसिप्लिन ना हो तो कौम तरक्की नहीं करेगी। आज मैं इन हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अपनी इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने डिसिप्लिन खत्म कर दिया है। और अगर आप डिसिप्लिन करना चाहते हैं, इस कौम को सारी दुनिया में आप तरक्की करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन लाइएगा, डिसिप्लिन कायम कीजिएगा, उस डिसिप्लिन से इंशाल्लाह तरक्की हो जाएगी। थैंक यू। सजाद नूराबादी, इम्तियाज चिश्ती, इम्तियाज साहब, गुलवानी साहब, is there any friend who would like to offer राजीव हर्ष additional साहब कुछ comments बोलना चाह रहे हैं। राजीव हाँ हर्ष जी। साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। कौन? राजीव हर्ष साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, राजीव हर्ष साहब प्लीज। राजीव हर्ष, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, म्यूटेड है, वो म्यूटेड है। मतलब वो तो अपनी तरफ से म्यूटेड है ना, उनको अनम्यूट करना होगा। मैंने यहां से किसी को नहीं कर रखा है। राजीव हर्ष साहब, राजू जी अपने को अनम्यूट कर दीजिए। राजू जी अपने को अनम्यूट कर दीजिए। राजू जी सारी आवाज को नहीं आ रही, अनम्यूट करो। बुखारी साहब से कुछ बोलने की इजाजत दीजिएगा। किसको? बुखारी साहब बोले। बुखारी साहब प्लीज ऑफर योर कमेंट्स। बोलिए। उनको भी अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट पहले करना पड़ेगा बुखारी साहब को, फिर बोलिए बुखारी साहब। हाँ बोलिए बुखारी साहब। थैंक यू शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इसका पार्टिसिपेंट बना दिया। और मैं इससे पहले भी आ चुका हूं इनमें। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और मैं इस वक्त हालात बने हुए हैं मैं उनको समराइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि और भी बहुत मेहमान यहाँ हैं। पहली ये है कि जो कुछ भी 19 अगस्त को हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुआ, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और तब से यहाँ 5 अगस्त 2019 बुखारी साहब, 5 अगस्त 2019 को, तो तब से यहाँ के लोगों में एक बेचैनी है हर लिहाज से, और वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
जरूरत इस बात की है कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के अवाम को हम हिंदुस्तान मानते हैं, यहाँ की हुकूमत को नहीं, क्योंकि हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आज एक हुकूमत है, कल पता नहीं किसकी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि जो यहाँ उन्होंने वादे किए थे उस वक्त की यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, हम रोजगार यहाँ पे देंगे युवाओं को, जो और बाकी लोग जो हैं, यहाँ का शिक्षा ठीक हो जाएगा, यहाँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जरूरत है इस बात की कि इसको, जो वादे उन्होंने उस वक्त किए हैं, कि इसको अमलाया जाए, लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों के साथ कांटेक्ट किया जाए, आम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की जाए, ताकि वो अपने आप को दिल्ली से दूर ना समझे। जरूरत इस बात की है कि एक पॉजिटिव और इंसान दोस्त अप्रोच अपनाने की जरूरत है। और क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं सारी दुनिया के अंदर, इस वक्त दुनिया तकसीम होती जा रही है, और हो सकता है कि इस वक्त जो बरसगीर में ममालिक हैं उनमें भी थोड़ा, वो भी इस वक्त जो, अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो वो भी इस वक्त दो धड़ों में बढ़ गए हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इसको, मुझे लगता है कि बेहतरीन वक्त इस वक्त है कि इस मसले को एड्रेस किया जाए डेमोक्रेटिकली एंड पीसफुली थ्रू ए मीनिंगफुल डायलॉग, ताकि इस मसले को हमेशा के लिए हल किया जाए, लोगों की आवाज़ डेमोक्रेटिकली और पीसफुली सुनी जाए और अपनी बात भी रखी जाए, ताकि बीच में से कोई बात निकले और ये मसला जो है, जो इस वक्त लोगों में बेचैनी है इंतजामिया के, ये हुकूमत के हवाले से, कि अपने उनके हुकूक जो हैं वो सलब किए जा रहे हैं, उन्हें बात नहीं करने दी जा रही है। तो इसको दूर करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जब तक आप यहाँ के लोगों को नहीं अपनाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये बेचैनी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये बेचैनी बढ़ती जाएगी। और मैं और एक चीज़ भी ये चाहता हूँ कि जो इस वक्त आर पार जो रास्ते हैं जो 47 से बंद है, मैं चाहता हूँ कि उन्हें खोला जाए और दोनों साइड के लोगों को आवाजाही की इजाज़त दी जाए। और जो वहाँ पे पवित्र स्थान है हमारे हिंदू भाइयों के और सिख भाइयों के और पंडित बरादरी के, तो उनका देख रखाव इनके हवाले किया जाए और उन्हें वहाँ जाने की पूरी आज़ादी दी जाए। और यहाँ के जो पवित्र स्थान है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको मिलाता है तो वो सूफियत है, सूफीज़म का पैगाम है जो आपको मिलाता है, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत पे मबनी एक चीज़ है, एक नाम है जो दिलों को जोड़ता है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों तक जब तक ना पहुंचा जाए तब तक मुझे लगता है कि जो ये अनरेस्ट है, जो ये बेचैनी है, तब तक ये जारी रहेगी, जब तक आप यहाँ के लोगों के अंदरूनी हालात से वाकिफ नहीं हो जाएंगे, आम जो लोग हैं यहाँ के, उन तक आप ना पहुंचे, उसकी आवाज़ आप ना सुने। तो क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बेहाल है, जहाँ का स्वास्थ्य जो है वो भी उस तरह का नहीं है, शिक्षा केंद्र तो पिछले लगभग 2 सालों से बंद पड़े हैं, लेकिन उनमें भी बदलाव की ज़रूरत है, उनमें भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं और यहाँ ऐसे जगह भी आइडेंटिफाई हैं कि वेयर पीपल स्टिल defecate outdoors, especially in far-flung and remote areas. I have personally seen कि इसके बावजूद भी कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक सैनिटाइजेशन प्रोग्राम उन्होंने चला दिया है कि हर जगह वो बाथरूम बनेंगे, वो बनेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो पूरा हुआ है। हाँ, अभी इनके पास टाइम है, वो चाहें तो सब कुछ वो पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने इस वक्त वादे किए थे, तो वो ये उसको अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास 2 साल का वक्त टाइम है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए, दुनियावी हालात को और बरसगीर के बदलते हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोगों की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। हाँ, अपना पॉइंट भी रखने की बिल्कुल आज़ादी है हर एक को, तो क्योंकि एक डेमोक्रेसी की
यही एक शान होती है, एक खूबसूरती होती है, दिस द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम हर एक की बात सुने और हर एक की बात पे गौर करें और अपना मौक़िफ़ भी रखें। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Anybody else who would like to speak? हाँ, मुजफ्फर शाह साहब, please go ahead. just two आराम points से very बोलिए। Yeah, just 2 points I'd like to make very briefly. I heard Janab Ansari Saab, he was dwelling at length on the border issues. And I would like to make a point for him also, and also a point for all of us, particularly to Sudhendra Kulkarni ji. One is that as far as Kulkarni ji is concerned, because he is dealing with across the border with our Kasturi Saab and all, and they are onto a very good initiative. I would like him to also keep in mind that we have a Kashmir diaspora, which is about 2.5 million refugees, Jammu Kashmir refugees that are scattered all around Pakistan. They have to be also taken on board when we are doing an exercise. And also the diaspora that is world over, which is making a lot of noise on what is to be done, and they have to be heard, they have to be given a chance to be heard. That is one point. Second point, which is very important for all of us, is that 9th August 53, when my grandfather, Sher Kashmir, was arrested along with all his colleagues, including my dad. And overall, the sentence was Sheikh Saab spent about 22 years in jail. My dad, and along with the other top National Conference leadership, 15 years, 16 years, 17 years. One of the major reasons at that time was that the allegation was that Sheikh Saab is doing something called a Dixon Plan, which would mean to carve out a separate Kashmir and throw out Jammu on one side and throw out Ladakh on another side. Now, on that issue, they spent about 22 years in prison, which was not true. It was proved that was all wrong. That was all false. That case was absolutely rubbish. That Dixon Plan allegation was totally, absolutely unthought of. But today, if you see, unfortunately, what is our present government doing? They are actually carrying out the Dixon Plan in Kashmir. You have broken Jammu and Kashmir and Ladakh into 2 states, into 2 union territories. And now, what you are planning to do is also a demographic change and also cutting off Jammu from Kashmir. So that is Dixon Plan. And this is a very serious thing. Now, we may not name it as Dixon Plan, but this is what the Kashmir leadership went into prison, wherein they had no plan like that. But my friends today have a proper plan. They separated Ladakh, they have separated Kashmir, and you are now separating Jammu. That is Dixon Plan. This is a constitutional disaster that is in the making. So this has to be taken on board while we are talking, while we are making moves. And we cannot be breaking up things like this in the country. This is what I wanted to say, sir. Thank you very much. Thank you. Suja Jafar Saab, would you like to offer any comments? शाह साहब नमस्कार, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को अपनी तरफ से आदाब अर्ज करता हूँ। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, लेकिन मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूँ। इतनी मीटिंग्स हम करते हैं, लेकिन हमें एक डेफिनेट पोजीशन नहीं समझ आ रही। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर में क्या चाहती है? बैक चैनल ये डिप्लोमेसी हो रही है, बातचीत पाकिस्तान से भी हो रही है, हमें यहाँ कुछ बताया जा रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है। सिंसियरिटी कहीं नहीं है शाह साहब, सिंसियरिटी। अवाम जब भी आपसे जुड़ेगी तो सिंसियरिटी के साथ जुड़ेगी, जस्टिस के साथ जुड़ेगी। आर्टिकल 370 and 35A
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग पड़ा हुआ है और हमारे एलजी साहब यहाँ पर नए कानून पे कानून लागू करते जा रहे हैं। जिस मुल्क में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जाए तो आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि उस मुल्क का होगा क्या। हम जो रियाया है, जो पब्लिक है, वो गवर्नमेंट के साथ इंसाफ से जुड़ती है, जस्टिस से जुड़ती है। जिस मुल्क में धज्जियां उड़ रही हो कानून की, वहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल में ये सब हमें दिखावा है, ये सब झूठ है, फरेब है। इतनी कत्लो गैरत हुआ, इतना खून बहा कश्मीर के अंदर। अभी मुजफ्फर साहब बता रहे थे, शेख साहब 22 साल जेल में रहे, डिक्सन प्लान की बात की, ठीक, बहुत सही बातें यहाँ पर खजूरिया साहब, आप भी, बड़े बड़े स्पीकर्स ने बड़ी बातें ठीक कही। लेकिन मैं एक चीज से बड़ा परेशान हूँ कि देखिए हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर दर्द का रिश्ता ही नहीं, किसी को दर्द नहीं है। कश्मीर जो आ रहा है वो लताड़ता जा रहा है। आज हालत यह है कि बेरोजगारी इतनी बेरोजगारी है कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। 1,30,000 एम्प्लॉय जो है डेली वेजर, वो आज फिर रहा है, बार दर फिर रहा है, भटक रहा है, कोई सुनवाई नहीं। फिर कहते हैं 6 दिन आ जाएंगे। 5 अगस्त को जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक। मुझे तो खुद शर्म आ रही है, लेकिन जिन्होंने ये किया उन्हें आज तक शर्म नहीं आई। बेशर्मी से कितनी देर अब इसको चलाते रहोगे। हमारा जम्मू कश्मीर का वाइटल पार्ट जो था वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। उस पर मैंने एहतजाज किया, प्रेस क्लब में मैंने बहुत बड़ा एक जलसा किया उस टाइम, मगर मेरे साथ कोई नहीं आया। आज जो दावेदारी कर रहे हैं कि हम देश के रखवाले हैं, कुछ नहीं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब झूठी बातें करने वाले लोग हैं। आप भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से दुआ कीजिए कि कोई अच्छी सरकार आए जो करप्ट ना हो, जो कम्युनल ना हो, जो इंसान को इंसान समझे और देश को देश समझे, वो यहाँ आए और इन मसलों का हल हो जाए। वाजपेयी जी ने कहा था हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो कई बातें हैं, हमारे यहाँ इतने स्कॉलर्स हुए हैं, कई बातें सच है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को हम गला घूंट देंगे, हमको बम से उड़ा देंगे? वार सोल्यूशन नहीं है। अफगानिस्तान देख लीजिए क्या हुआ। आज कश्मीरी बदजन है आपसे, आज जम्मू वाला बदजन है आपसे। क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये क्यों है? क्योंकि इंसाफ नहीं है। मैं शाह साहब माजरत चाहूँगा कि मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंसाफ नहीं है, और ये हकीकत है। जब आर्टिकल 370 35A आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सब जुडिस है, तो आपने ये चीजें कहाँ से करना शुरू कर दी? आपने क्यों छेड़ाछाड़ी की? गवर्नर साहब नित दिन आज इन्होंने अपना ये जो दरबार मुंह है ये खत्म कर दिया। दरबार मुंह इंटरेक्शन थी कश्मीर के लोगों की और जम्मू के लोगों के, आपस में मिलते थे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ता था, ये दूरियां बढ़ा दी। और मुझे लगता है कि जो मुजफ्फर शाह साहब ने कहा डिक्सन प्लान, ये इनके जहन में ये डिक्सन प्लान बैठा हुआ है। और ये शाह साहब आपको मैं मुबारक दूंगा, ये बहुत जल्द मेरा ख्याल है ये जो ख्वाब है इनका पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू टोटल कटअप कर दी। जम्मू का जो डोगरा आज इनसे नाराज है। खजूरिया साहब बैठे हैं, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे। आज जम्मू का डोगरा भी इनसे नाराज। क्यों? हिंदू मुस्लिम कर करके थका दिया इन लोगों ने। कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पता चले कि हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री में रहते हैं। मैं भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करूंगा कि हमारी ये जो परेशानी है इसका कोई हल हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर। Thank you. Anybody else would like to offer any comment? हाँ, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हाँ, प्लीज। वो ये है कि जो इसने बात की, बहुत अच्छी बात की कि जम्मू वाला भी नाराज है और कश्मीरी तो नाराज है ही, मगर जम्मू वाला खौफजदा है, कश्मीरी भी खौफजदा है। जब खौफ पैदा हो और खौफ की सूरत में खौफ के साथ साथ जम्मू वाला भी नाराज हो, कश्मीरी भी नाराज हो और लद्दाख वाले भी नाराज हो, और इस सूरत हाल में
हमें ऐसा काम करना चाहिए था जिससे हमारी दूरियां खत्म हो जाती, हमारा खौफ खत्म हो जाता। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ बात करने की इजाजत ही नहीं है। जम्मू वालों से पूछ लीजिए आप, क्या आपको बात करने की इजाजत है? कश्मीरियों से तो पूछते जाइए कि क्या बात करने की इजाजत है। यहाँ बात तक करने की इजाजत नहीं है। ये डेवलपमेंट कैसे आएगी? अमन कैसे आएगा? पीस कैसे आएगा? क्या खौफ से आता है पीस? खौफ से आता है अमन? इन्होंने सारी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है खौफ तारी किया हुआ है, और इस खौफ तारी करने के नतीजे में यहाँ कोई राइट ऑफ स्पीच नहीं है। लग रहा है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसलिए इन चीजों को देखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Can I ask a question, Shah Saab? Please. I would like to ask a question is, if in Srinagar you had invited the administration, any officer, maybe one or two, would the situation have been different? Would they have accepted your meeting the various people coming to your meeting? Well, I'll answer that question at the end. Alright. Anybody else? Sudhindra Kulkarni Saab, would you like to sum up the discussion and make some remarks? OP And Shah take Saab, as much time as possible. yeah, OP Shah Saab, you know, I would like to reiterate once again the fact that we have shown both determination and persistence in having this conversation, which was prevented by the administration in Srinagar. And this point has been highlighted by each and every person who has participated in this discussion, कि यहाँ बोलने की भी आजादी नहीं है। यानी ये in what way have they brought any semblance of normalcy to Jammu and Kashmir? And this is something which I really believe that people outside Jammu and Kashmir really do not know. There is a propaganda that after the abrogation of Article 370 and other decisions on 5th of August 2019, the Kashmir problem was resolved once and for all. Hello. Yeah, I think that we have a person who is going to participate. Let that person, Sri Rajiv Harshji, participate, and thereafter we And can. then you be ready. You have to sum up. Rajiv Harsh साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मेरे को लग रहा था कि आवाज नहीं आ रही है, मैं इसलिए कुछ ट्राई कर रहा था। मेरे को लगा इतनी देर से आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलें, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरे 2-3 सवाल है। एक तो अंसारी साहब बोले थे कि जिस तरह से बांग्लादेश के साथ हमने सीमा विवाद सुलझाया, उसी तरह से हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ ये करना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जब हम डिस्प्यूट सॉल्व करने जाएंगे, तो क्या चाइना अरुणाचल पर से दवा छोड़ेगा? क्या पाकिस्तान जो है पीएको को भारत को सौंप देगा, या वो कश्मीर के ऊपर जो लगातार दावा कर रहा है वो छोड़ देगा? तो ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि जो लोग समझौता करने को ही तैयार नहीं है, उनका तो बस चले तो पूरे इसके ऊपर। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, सबसे पहले हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, सुरक्षा बलों की बात करते हैं। हमने कभी भी हम ये बात नहीं करते कि वहां की समस्या का मूल कारण क्या है, वहां की पब्लिक को क्या करना चाहिए। अगर वहां की पब्लिक टेररिस्ट को अपने घर में शरण देती है, तो वो क्या गलत नहीं है? 370 आज हटी है, या 1 साल पहले हटी, 2 साल पहले हटी, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, या बेरोजगारी 70 सालों से चल रही है? सवाल ये नहीं है कि जो कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए वहां की पब्लिक को जितना एफर्ट करना चाहिए, हम वो करने की बजाय सारी की सारी चीजें हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
लेकिन हम पब्लिक की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं करना चाहते। हम वहां के लोकल लीडर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं करना चाहते कि वहां के लोकल लीडर्स को क्या करना चाहिए, वहां की पब्लिक को क्या करना चाहिए, ये तो हमें फिक्स करना चाहिए। धारा 370 हटाने से दिल्ली की दूरियां बढ़ गई। क्या दिल्ली से और कश्मीर पहले बहुत पास था? पहले क्या बहुत प्रेमपूर्ण बर्ताव था दोनों के बीच में? 370 हटने से सब गड़बड़ हुआ? क्या जम्मू और कश्मीर के लोग वहां पर क्या सांप्रदायिक सद्भाव बहुत अच्छा था? सबसे पहले जम्मू कश्मीर की समस्या को समझने के लिए उसके रूट कॉज पे जाएं। जम्मू और कश्मीर के लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो हम उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। हमें केवल और केवल सरकार को, केंद्र सरकार ने ये गलत कर दिया, सुरक्षा बलों ने ये गलत कर दिया, वहां पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन क्या गोली चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? वहां पर वायलेंस करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? वहां पे सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? हम केवल उनकी बात करते हैं। हमने, सरकार ने चाहे कानून संसद में लाके पास किया, हमने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, लेकिन हम पत्थर मारने वालों की निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते हम? आप करिए कि जो पत्थर मारने वाला गलत है, हिंसा करने वाला गलत है, टेररिस्ट को शरण देने वाला गलत है, पाकिस्तान के साथ जो जासूसी करने वाला गलत है। मैं सारे लोगों को नहीं कर, जो लोग गलत है उनको गलत क्यों नहीं कह रहे? थैंक यू, थैंक यू। हाँ, कुलकर्णी साहब, यू वर नहीं, ओपी शाह साहब, बेहतर ये होगा कि अभी अभी राजीव हर्ष जी ने जो कहा है इसका जवाब कोई कश्मीरी दे दे, ये बेहतर होगा। क्या मैं दूंगा? नहीं, आप सुनिए, वो बाद में करेंगे। आप कमेंट्स जवाब एक लाइन में जवाब ले लीजिए शाह साहब प्लीज। मैं नहीं, सुधींद्र कुलकर्णी साहब जवाब देना। मैं सबसे पहले मैं तो कश्मीरी नहीं हूं, लेकिन कश्मीर की और जम्मू के लोगों की दर्द समझता हूं, और इसलिए मैं मेरी बातों को इस पॉइंट से शुरू करूंगा। तो पूर्व वक्ता हर्ष जी ने जो कहा है, कश्मीर के कुछ लोगों ने या कुछ संगठनों ने गलत काम किया, तो इसकी सजा अब पूरे कश्मीर को जब ये दिया जा रहा है तो इसका समर्थन करना चाहिए। आज मैं जहां तक यहाँ देख पाया हूं और लोगों से बात करके जान पाया हूं, पूरी सजा कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? और जो तरीका निकाला आर्टिकल 370 को हटाना या स्टेट को बाइफरकेट करना और स्टेट को डिग्रेड करना, ये क्या सजा नहीं है? ये क्या ह्यूमिलिएशन नहीं है? ये क्या भारतीय संस्कृति है? ठीक है, टेररिज्म है, टेररिस्ट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये मत समझिए कि सभी कश्मीर के लोग टेररिस्ट से जुड़े हुए हैं। ये तो इल्जाम है और ये तो दोषारोपण है। ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा हर्ष साहब, अब इनको बोलने दीजिए, आपने अपनी बात कह दी है, प्लीज। देखिए, मैं ये फिर से, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये जो दो बातें अब बहुत मशहूर हुई है पूरे भारत में और विश्व में, कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों मौजूद है और इसे हटाना चाहिए। 2 साल के बाद प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट that after the drastic steps of 5th August 2019, the Duri has increased. Correct. The Duri has not gone away. Correct. And it is principally the responsibility of the government of India to take steps to give a sense of, belonging
a true sense of living in a atmosphere of dignity and justice. And what we are discussing today, and what all the participants except one highlighted, is that 2 years after this big blunder that the government of India has committed, if they wanted, they could have adopted a democratic path. They could have come to the Assembly of Jammu and Kashmir. They did nothing of the kind. So therefore, 2 years after this very drastic shock treatment to Jammu and Kashmir, it is a responsibility of the government to take the steps to heal the wounds of the people of Jammu and people of Kashmir. Now, this discussion, actually, in my case, it deepened the understanding of one very important dimension of the problem, and that is what Muzaffar Shah Saab mentioned in his second intervention, and that is that the leaders of Kashmir who were jailed, including Sheikh Abdullah Saab, because of the suspicion or allegation that they were trying to support the Dixon plan. Now the same Dixon plan in some other form is being implemented. Now this understanding, friends, in fact it's new to me, and this understanding must be spread all over India, and we must make people in the ruling party and as well as people in the government answer this. Why have they dismembered Jammu and Kashmir? Why are they creating regional animosities? Why are they creating communal animosities? These questions must be asked. Now, one common approach that has appeared in our discussion today is that peace and reconciliation with our neighbors, especially Pakistan, is absolutely critical for normalizing the situation in Kashmir, because, as was very rightly pointed out, we are living with two large neighbors with whom we do not have fixed borders. And the reality today is that we have not been able to take a single inch of land that is in Pakistan's control, and Pakistan has not been able to take a single inch of land from what is in India's control. Now, this being the reality, and no future war is going to change this reality, doesn't it appeal to our reason, common sense, that we accept this reality and come to a decision and come to an agreement and solve this problem once and for all, for the good of India and also for the good of Pakistan? So friends, the point I'm making is that we need to create a certain consensus in India that let us now agree to a reasonable compromise as far as India and Pakistan is concerned, and the same is true even about India and China. Correct. Now, I would like to conclude my final remarks by saying that of utmost importance today is to bring the non-BJP opposition parties into this dialogue, and they must raise the voice, the concerns of the Kashmiri people, the people of Jammu, in a very effective manner. Let me give an example. The Prime Minister called the leaders of Kashmir for a dialogue. Why not a similar dialogue between the opposition leaders and the leaders of Kashmiri people? It has not happened so far. Let there be a dialogue and let the united opposition take a stand, as I mentioned earlier, at least on two issues. There are many other issues, but at least on two issues. One is restoration of statehood, assurance, a solemn assurance, a sincere assurance and commitment
no change in demography. And of course, a third point, restoration of democratic rights, civil liberties to the people of Kashmir. In fact, I was talking to a Kashmiri friend a while ago, and he said that आजादी का मतलब क्या है? यानी इतनी आजादी जो पूरे भारत के अन्य राज्यों में लोगों को है, वो आजादी कश्मीरियों को मिल जाए तो बहुत एक अच्छी बात होगी। और इसमें गलत क्या है? तो इसलिए मैं समझता हूं कि ओपी शाह साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी, एक छोटी मीटिंग भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप दिल्ली और दिल की क्या दूरी कम करने वाले हैं? So therefore, let us raise our voice very strongly. I would like the opposition leaders to come to Kashmir, have a dialogue, and raise the morale of the people of Jammu and Kashmir. Raise this voice in Parliament. Take these issues to the President of India. And when I'm talking about President of India, friends, let me share this information. Of course, it is well known to the people of Kashmir. When the President of India visited Srinagar on the 25th of this month, of last month, July, राष्ट्रपति किसी सिविल सोसाइटी के या पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मिले भी नहीं। ये राष्ट्रपति है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यानी ये अब्दुल कलाम साहब आए थे, he interacted with so many people of Jammu and Kashmir. Now, isn't it very odd that the incumbent president of India comes to Srinagar, and because of his presence in Srinagar, all the roads are closed, creating inconvenience to all sections of people, and he doesn't even have, I mean, it is his constitutional responsibility to talk to the people, to talk to political leaders. So therefore, friends, this is a situation that is absolutely unacceptable, and we should unitedly raise our voice against this, create understanding and awareness all over India that if Jammu and Kashmir is an atut ang of India, it's not just the zameen of Kashmir, it is a log, Janata of Kashmir and Janata of Jammu, who deserve equal rights, and this is the responsibility of all of us. I once again congratulate Opi Shah Saab for this initiative. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Can I presume that all the points that you wanted to offer have been offered? You don't wish to make any more comment? Let me just let me just make one or two points which have been raised by participants. One is why was meeting not held? Did we seek, did we take the government officers into confidence? If we had taken them into confidence, perhaps they would not have stopped us in holding the meeting. Friends, I have been associated closely with Jammu and Kashmir from March 1992. And we have organized not one meeting, not two meetings, but virtually more than 100 meetings in Jammu and Kashmir. And there have been meetings where the participants were as many as 100. But this meeting that we are planning to hold today in one little hall of Srinagar was meant only for 25 people. That was, and when I was told by the administration, you know, I was in Srinagar from 25th to 30th, that Shah Sahab, the meeting on 1st cannot be held. I thereafter wrote to Governor, Director General of Police,
many friends who are senior politicians and holding important positions. Some of them sounded the people, top people in the administration. Everyone expressed his helplessness. He says, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं हो सकती है. So that was the reply. And we have been holding regular meetings. It's not the first time. This was not the first meeting which would have been held in Srinagar. Regular meetings were being held in Srinagar. I am still not sure whether this was the decision taken at the appropriate level, but the fact remains, we made all our efforts that the meeting should be held in Srinagar in a hall where 20-25 of us are present, in which all the senior political leaders, not all, but many, including the former Chief Minister, former Director General of Police, were also interested in participating in this meeting. But Sudhindra Kulkarni Saab came from Bombay to participate in this meeting, and I went from Calcutta to participate in the meeting. But somehow or the other, the administration was not prepared to reconsider their decision. I wish this should not have taken place. It would have been better if the meeting had taken place. After all, that was not the first meeting. We had organized many meetings, many webinars have taken place in which the important people have participated. I still don't understand. And this is what irritates people. They tell me, अगर आपको मीटिंग नहीं करने दी तो आप हमारी क्या परिस्थिति हो समझिए. That is the reality that we have to face. Well, as Kulkarni Saab mentioned, and Tarigami Saab, Muzaffar Shah Saab, and many others have mentioned that let's not lose faith in us and the democracy in India. Let's try and strengthen it. Dr. Farooq Abdullah and Mani Shankar Ayyar were also expected to participate in the discussion. For some reason, they could not. And that is why I am saying that let's continue this commitment of bringing in the real democracy in Jammu and Kashmir. Many Kashmiris and intellectual amongst them, the activist among them says, डेमोक्रेसी तो जम्मू और पंजाब का बॉर्डर जो है वहीं खत्म हो जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी नहीं रहती. ये जो लोगों के मन में बात आ गई है उसको दूर करना बहुत जरूरी है. ये अगर बात दूर नहीं होगी और सही मामले में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, इसमें बहुत लोगों का भूल है. मैं राजीव हर्ष आपको ये कहना चाहूंगा, भारत सरकार ही दोषी है ऐसा किसी का मत नहीं है. मैं भी दोषी हूं और आप भी दोषी है कि हमने भी एक्टिविस्ट के रूप में उतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए. लेकिन भारत सरकार चूंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन वही ले सकते हैं और वही लेते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हम सबसे बहुत ज्यादा है. Whatever they do becomes very relevant and important. Any word, any statement, any action of the government of India and of Prime Minister is an important. And if they do anything which Atal Bihari Vajpayee is remembered today by most Kashmiris, उनका एक सेंटेंस आज तक सबको याद रहता है, जिसकी चर्चा सुधींद्र कुलकर्णी साहब ने की कि कश्मीरियत के दायरे में, इंसानियत के दायरे में, जमहूरियत के दायरे में. तो ये बात बहुत जरूरी है. ये चर्चा हमने कई बार कर ली है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होने चाहिए. इसकी बहुत आवश्यकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है. उनको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा, और इसकी कांस्टेंट एफर्ट्स की दरकार है. और
क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बनाना होगा, क्रिएट करना होगा। जो हमें दूरियां आ गई है, ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो कश्मीरी और जम्मू वाला कहता है कि साहब सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध खराब होते हैं तो हमको होता है। जो गांव बॉर्डर पे हैं वहां गोलियां चलती हैं, महीनों तक लोग सो नहीं पाते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं उनकी करवा सकते हैं, बंकर्स में रहना पड़ता है। तो उनके कष्ट दूर करने के लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध, अब इसमें किसी बहुत बड़े विद्वान की आवश्यकता नहीं है कि अगर संबंध अच्छे होंगे तो पीस का डिविडेंड हमको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। उनका भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान वालों का भी नुकसान हो रहा है, हमारे के और उनके संबंध खराब हैं। तो ये जो आवश्यकता है, जो लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कि भाई पाकिस्तान से बात करिए, उसका इसलिए कि बात करके ही समस्या का समाधान होगा। हमने जंग बहुत लड़ ली है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, न वो कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग, ना हम कर सकते हैं। वी कांट अफोर्ड अनदर वॉर। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, हिंदू और मुसलमान दोनों कहते हैं वहां पर ये बात कि भाई आप बात करके शांति लाइए जिससे कि हमारा रोज का जीवन ठीक से गुजर सके। मैं ये सोचता हूं कि आज की चर्चा, जिसमें 2-3 बहुत बड़े लोग आने वाले थे, कुछ कारणों से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके नहीं आने का एक फायदा ये हुआ कि हम सबको मौका मिल गया अपनी बात कहने का। नहीं तो समय की लिमिटेशन होती है, उसमें नहीं कह पाते हैं। और इस काम को आगे चलाना है, हमको क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में विश्वास कायम करना है। उनको ये लगना चाहिए कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में है और ये सबके लिए है। इसीलिए let us all work to strengthen democracy, to strengthen secularism, and help in creating a climate of trust and confidence. And trust deficit must disappear. The relations between India and Pakistan must improve. That is in their interest, it is in our interest, and we all need to work. I have no words but to say thank you very much for all of you that you came at a very short notice to participate in this discussion, and hope that we will continue to do this work and strengthen communal harmony and brotherhood, democratic norms, and strengthen the climate of trust and confidence. I thank you very much once again for participating in this discussion. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. बात आपकी ट्रस्ट कैसे आएगा? आप कश्मीर वालों को, जम्मू वालों को मार रहे हैं। आपसे मुराद ये नहीं कि आप अपने पर लेंगे। माइग्रेशन हो गई, आज तक कश्मीरी पंडित भाई 30-32 साल पे वापस नहीं गया, उसको आप रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते। आपके घर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। घर में आप तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पहले बनाइए ना। गाय पर बंदे को मार दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जितनी देर तक, शाह साहब मैंने पहले भी अर्ज किया था, कम्युनल